दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो एस्टेरॉयड 2018 BP1 के बारे में है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पेन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप इस पॉइंटर से देख सकते हैं डिस्कशन को। ठीक है, तो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा ये बताया गया है कि 2 नवंबर 2020 को क्या होगा, जो एस्टेरॉयड 2018 BP1 है यह पृथ्वी के नियर अबाउट 4500 मील के पास से गुजरेगा। मतलब कि इसके और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो लगभग 4500 मील के आसपास होगी। तो ये चर्चा में है 2018 BP1। इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में इस टाइप से दिया जा सकता है कि रिसेंटली आपने 2018 BP1 वर्ड्स देखा होगा समाचारों में, तो आप बताइए क्या है। तो यह एक एस्टेरॉयड है जो कि नासा के द्वारा 2018 में खोजा गया था, और अब ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसका क्या होगा ना, ये जो पृथ्वी के पास से गुजरने की इसकी डेट जो है वो नासा के द्वारा बताई गई 2 नवंबर 2020। इसके अलावा हम जान लेते हैं इसमें क्या है। नासा ने यह भी बताया कि इसकी जो पृथ्वी से टकराने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी है, 0.41%, मतलब काफ़ी कम है। उसके अलावा कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये सब डिटेल आपको याद नहीं रखनी, केवल आपको ये याद रखना है कि 2018 BP1 क्या है। इसके बाद अगर बात की जाए, 2 वर्ष पहले इसे कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में पालोमर वेधशाला के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पालोमर वेधशाला के द्वारा खोजा गया था इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इस ग्रह से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पर देखिए आप, 2 वर्ष पहले इसकी खोज की गई थी, और ये जो हमने डिस्कस किया 4700 मील के आसपास से गुजरेगा। और अगर बात की जाए द प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार, इस अंतरिक्ष में, हमारे जो अंतरिक्ष है यानी स्पेस है, उसमें 1 बिलियन क्षुद्र ग्रह हैं। मतलब कि 1 अरब क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड जो हैं पाए गए हैं, जिनका अनुमान है, और इनका व्यास जो है 1 मीटर के आसपास होगा। इसमें एक कैटेगरी ये भी बताई गई है कि 30 मीटर से अधिक वाले जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो पृथ्वी के लिए हैजार्डस हो सकते हैं। मतलब कि वह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनका व्यास 30 मीटर से अधिक होता है। 2018 BP1 की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का है। इसका व्यास जो है लगभग 2 मीटर का है। तो पृथ्वी को नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचेगा तो क्या होगा कि घर्षण के कारण ये फ्लेम कर जाएगा, यानी जल जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में जब कोई एस्ट्रॉयड आता है तो वहाँ पर घर्षण के कारण वह पुच्छल तारे में बदल जाता है या फिर धूमकेतु में बदल जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वह जल जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव से, तो वहाँ पर नुकसान जो है वो ना के बराबर होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वर्ष में लगभग 1 बार होती हैं। चलते हैं आगे। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, ये नासा का एक मिशन है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि एस्टेरॉयड की कोलो टक्कर से, मतलब कि कह सकते हैं हम कि जब एस्टेरॉयड का किसी दूसरे एस्टेरॉयड से टक्कर होता है या किसी प्लेनेट से टक्कर होती है, तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए उसकी बारे में जो भी नॉलेज है या जानकारी है उसको एकत्र करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और इसमें इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है हेरा, या हीरा हम कह सकते हैं। तो ये दोनों मिशन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट को प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर डबल एस्टेरॉयड डिडायरेक्शन टेस्ट की, तो ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से डिडायमेंस, ये एक एस्टेरॉयड है जो कि इस पर जाकर ये क्या करेगा, इस पर ये टकराएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अध्ययन किया जाएगा उसके लिए ये डर्ट मिशन चलाया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए डर्ट मिशन की, तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद हेरा मिशन की अगर बात की जाए तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और 2027 में ये डिडियामॉस प्रणाली में पहुंचेगा। ठीक है, डिडियामॉस प्रणाली क्या है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। डिडियामॉस प्रणाली एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जिसका अध्ययन करना है। और बात की जाए यहाँ पर कुछ
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि हेरा मिशन किसका है, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और डैट मिशन किसका है, तो ये नासा का मिशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेक्स्ट। उसके बाद ये दोनों इनके लॉन्च वर्ष हैं, 2021 में डैट को लॉन्च किया जाएगा और हेरा को लॉन्च किया जाएगा 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलते हैं आगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है चिकस्लुग इम्पैक्टर। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था। ठीक है, 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्ट्रॉयड क्या हुआ था, पृथ्वी से टकराया था, और जिसके कारण काफ़ी सारी प्रजातियां लुप्त हुई थी। उनमें से एक डायनासोर भी थी। क्या, तो डायनासोर की जो प्रजाति अचानक लुप्त हुई थी उनका एक कारण माना जाता है चिकस्लुग इम्पैक्टर को, जो कि एक एस्ट्रॉयड था और इसका व्यास जो था वो 10 किलोमीटर के आसपास था। और इसके टकराने से क्या हुआ कि डायनासोर की प्रजातियों का विलोपन माना जाता है ऐसा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में है, यानी नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम के बारे में है। देखो, ये चर्चा में इसलिए आया है, हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जो रिपोर्ट जारी की है, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लेकर उसको नकार दिया है, मतलब कि डिनाई कर दिया है उस रिपोर्ट को, जिसमें ये कहा गया था कि 2024 तक एयर पोल्यूशन में 20 से 30% की कमी का प्रस्ताव जो रखा गया है वो यथार्थवादी है, मतलब कि हम इस ओर अग्रसर हैं। ऐसी रिपोर्ट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो उसको अब एनजीटी ने डिनाई कर दिया है, यानी उसको नकार दिया है। तो इसके बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं कि नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम क्या है और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको क्या है। देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए, जो हमने डिस्कस किया है 20 से 30% की कमी यथार्थवादी है, इसको तो डिनाई कर दिया है एनजीटी ने। इसके अलावा एनजीटी ने कहा है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, इसमें क्या है, इसमें राइट टू लाइफ है और क्लीन ईयर यानी स्वच्छ वायु जो है राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग आती है। तो आर्टिकल 21 से संबंधित कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि खुली स्वच्छ हवा में सांस लेना आपका कौन से आर्टिकल के तहत आपका मूल अधिकार है। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो आर्टिकल 21 जो है क्लीन ईयर में आपके सांस लेने की जो अधिकार है उसके लिए प्रिवेंट करता है, यानी उसको ये सुरक्षित करता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, और मतलब उसके अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई लॉ है या कुछ कानून है तो उसके अकॉर्डिंग तो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और उसके राइट टू लाइफ से उसे रोका जा सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई प्रोविज़न लॉ में नहीं है, यानी हमारे संविधान में नहीं है, तो उसको नहीं रोका जा सकता। जीवन के अधिकार में एनजीटी ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया था, हमने बताया जो अभी कि स्वच्छ वायु राइट टू क्लीन एयर को आर्टिकल 21 के तहत माना है। और अगर वायु प्रदूषण कम करने में सरकार विफल होती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जीवन के अधिकार से सरकार वंचित कर रही है। चलते हैं आगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 10 जनवरी 2019 को। कब की गई थी? 10 जनवरी 2019 को नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम शुरू किया गया था, यानी लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा इसका मुख्य एम तो आप समझ ही सकते हैं, क्लीन ईयर प्रोग्राम है तो वायु प्रदूषण को कम करना, कंट्रोल करना और उसका उन्मूलन करना। इसके बाद अगर बात की जाए, इसमें 102 पॉल्यूटेड शहर को चुना गया था, यानी 102 प्रदूषित शहरों को चुना गया था जो गंभीर रूप से एयर पोल्यूशन से ग्रस्त थे या वायु प्रदूषण से ग्रस्त थे। इसके अलावा 2017 को इसमें आधार वर्ष माना गया है और PM 2.5 PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने की एक नेशनल टारगेट भी रखा गया है। जल्दी से देख लेते हैं। 10 जनवरी 2019 को इसे शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो वायु प्रदूषण को कम करना और PM 2.5 और PM 10 को 2017 के अकॉर्डिंग कितना 20 से 30% कम करना, और ये 5 वर्ष के लिए प्रोग्राम है, यानी 2019 से 2024 के लिए। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वर्ली पेंटिंग के बारे में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये टॉपिक है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ली पेंटिंग जो कि अभी चर्चा में आई है, क्यों? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा नोएडा में अपना जो एक कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ उसकी दीवारों पर इस टाइप की ये वर्ली पेंटिंग्स करवाई गई हैं, जिससे कि लोगों में क्या हो, पेंटिंग के प्रति क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो, और कह सकते हैं हम कि अवेयरनेस फैले हमारे लोक कल्चर के बारे में, यानी स्थानीय कल्चर के बारे में। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर वर्ली पेंटिंग की, तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की सह्याद्री डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? वर्ली जनजातियों के द्वारा। तो दो फैक्ट बनते हैं यहाँ पर कि वर्ली पेंटिंग्स कहाँ से संबंधित है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र से, और वर्ली जनजाति कहाँ से संबंधित है, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। उसके बाद अगर बात की जाए इस पेंटिंग की इम्पोर्टेंस की, या इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि इसमें नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, जिसमें चावल का पेस्ट बनाकर और उसमें गोंद मिला लिया जाता है। गोंद जो होता है वो प्राकृतिक होता है, मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कट कर दिया जाता है, तो उनमें एक लिक्विड टाइप का निकलता है, तो उससे बनता है गोंद। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल के पेस्ट और जल के मिश्रण को मिलाकर ये जो सफ़ेद कलर का आप देख रहे हैं, ये चावल के पेस्ट से बना हुआ है। ठीक है, जो कुछ सफ़ेद कलर से बना हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए इस पेंटिंग की कुछ क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें सर्किल होते हैं और ट्रायंगल भी होते हैं, जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ये ट्रायंगल हैं। और उसके बाद कुछ वर्ग भी यहाँ पर हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आप देखिए कहाँ पर है, एक मिनट, स्क्वायर कोई है इसमें? स्क्वायर भी होते हैं फिलहाल। ठीक है, और हमने जो डिस्कस किया, सर्किल होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। हम एक अगर साधारण सा एक स्टेटमेंट लें तो ये कह सकते हैं हम कि ये ज्यामिति पैटर्न पर निर्मित होती है मुख्यतः। ठीक है, और इसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध दिखाया जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्राइम मिनिस्टर प्राइज़ के बारे में है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया है कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में नामांकन किए गए हैं लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार अचीव करने के लिए। देखो अगर बात की जाए इस पुरस्कार की, तो यह प्राइज़ शुरू किया गया था 2006 में। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो जिला संगठन होते हैं उनमें अभिनव कार्य यानी इनक्रेडिबल वर्क करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसका नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2006 से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहे और इनका नाम भी बदला जाता रहा। 2014 में इसको पुनर्गठित किया गया, और जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी महत्वाकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जिला कलेक्टरों यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यों को पहचानने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। इस बार के जो प्राइज़ हैं वो 31 अक्टूबर 2020 को दिए जाएंगे, यानी जो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है उस दिन इन पुरस्कारों को दिया जाता है। अगर बात की जाए 3 प्रायोरिटी, कौन कौन से 3 प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे, तो सबसे पहले प्राथमिकता वाले एरियाज़ को क्रेडिट फ्लो करना। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट फ्लो का मतलब है उनको नकदी का हस्तांतरण हो सकता है या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल ऐड हो सकती है। उसके बाद जन जागरूकता को बढ़ाना, यानी किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाई गई है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन भागीदारी बढ़ाई गई काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद लोक प्रशासन के साथ बेहतर संपर्क और जन शिकायतों का निवारण, मतलब कि सबसे लास्ट में आता है कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट्स में शिकायतों का निवारण किया जाता है। चलते हैं आगे। आगे पीएम अवार्ड्स पोर्टल के बारे में इसी आर्टिकल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, मतलब कि जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं इसमें। पीएम अवार्ड पोर्टल की शुरुआत की गई थी 17 जुलाई 2020 को, यानी लास्ट मंथ में इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम अवार्ड पोर्टल 17 जुलाई 2020 को शुरुआत की गई इसकी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो उद्देश्य है वो साधारण सा है, आप समझ सकते हैं कि पीएम अवार्ड्स पोर्टल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार, लोक शिकायत विभाग में
यहाँ वीडियो कॉलिंग के द्वारा, कॉल सेंटर के द्वारा, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।